जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं और यही सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। आपके पेपर में 16 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 8 का उत्तर देना होगा और मैं आपको 18 बता रहा हूं। अगर आप इन 18 में से किसी भी 8 को अच्छे से याद कर लेते हो, यानी कि 10 को आपको याद करना होगा, आप लोग आसानी से पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। 16 पूछेगा, 8 का उत्तर देना होगा और मैं आपको 18 बताऊँगा जिसमें आपको कोई 10 को याद करना है। ठीक है, अगर आप अच्छा रहे तो आप सबको याद कर लेते हैं तो और अच्छा रहता, क्योंकि यही आपका पेपर में आएगा। 16 में से आपको 8 ही का जवाब देना है, देख लेना है। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं रह गया। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। आपको मैं सारा कुछ दे दूंगा संस्कृत का, जो हो वो क्वेश्चन पेपर में आपका आएगा। ठीक है, तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन है, वेदांग कितने हैं, सभी का नाम लिखे। बस इतना ही क्वेश्चन आएगा और जितना मैं लिखा हूँ उतना ही आप लोगों को भी लिखना है। अपने मन से ज़्यादा कुछ इसमें ना तो डालने लगिएगा, नहीं तो नंबर भी कट जाएगा। ठीक है, तो वेदांग कितने, सभी का नाम लिखे। तो आप लोग उत्तर में लिखना है। वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। बस इतना लिखकर अगला क्वेश्चन को टच करिएगा। ये 2 नंबर का आप लिख दिए हैं, एक भी नंबर इसमें से नहीं कटेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछेगा, वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया। वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया, तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, वैदिक धर्म एवं सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इतना लिखकर 2 नंबर आपका मिल जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन को टच करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शास्त्र मनुष्य को किन किन चीज़ों का बोध कराता है। शास्त्र मनुष्य को किन किन चीज़ों का बोध कराता है, उत्तर में लिखिएगा, शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य और एवं अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र को ही हम लोग अध्ययन का विषय कहते हैं। शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। आप लोग का ऑब्जेक्टिव में यह पूछा गया, यहाँ पर जो पद आपको दिया गया ना, पूछा गया कि शास्त्र मनुष्य को किन किन चीज़ों को बोध कराता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया तो ऑप्शन में रहता है किसी में कर्तव्य तो किसी में कर्तव्य और किसी में रहता है दोनों, किसी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देख लेना, कर्तव्य और अकर्तव्य ये दोनों एक साथ रहेगा, तभी शास्त्र मनुष्य का बोध कराएगा। ठीक है, तो इतना लिखकर अगला क्वेश्चन में टच करिएगा। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब पूछेगा, देख लेना आपके पेपर में। क्वेश्चन आपका 4 नंबर, नीति श्लोका पाठ में मूढ़चेतन नराधम किसे कहा गया है। तो आप लोग उत्तर में लिखना, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, युग से विद्या सुरक्षित होती है, सफाई से यानी कि सुंदरता से रूप की रक्षा होती है तथा सदाचार से कुल यानी कि वंश की रक्षा होती है। बस इतना लिखना, अगला क्वेश्चन पर टच करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी। ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा, फिक्स है, यह क्वेश्चन पक्का एकदम आएगा तो आएगा 100%। ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा। ठीक है, इसको अच्छे से याद करो। ठीक है, क्वेश्चन आपका देवव्रत की प्रतिज्ञा क्या थी, तो आप लोग उत्तर में लिखना, देवव्रत की प्रतिज्ञा थी कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूँगा और आजीवन अखंडित ब्रह्मचर्य को धारण करूँगा, मैं राजाधिकार नहीं ग्रहण करूँगा। बस इतना ही लिखना है, 2 नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन को टच करिएगा। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि यही संस्कृत में आने वाला, देख लेना पेपर में यही आएगा, दूसरा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। 16 पूछेगा, 16 में से ये सब क्वेश्चन बारी बारी से लड़ेगा, देख लेना। अगर याद आप लोग कर लेते हो तो लिख दोगे, एक एक नंबर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट बनाने के लिए। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए। देखो मनुष्य को प्रकृति से क्यों लगाव रखना चाहिए, चाहो तो आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हो, लेकिन अगर किताब पढ़े हो तो आप आसानी से लिख दोगे, अगर नहीं पढ़े हो तो देखो कैसे लिखना है। तो प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति मनुष्य को पालती है। महर्षि वाल्मीकि ने प्रकृति से लगाव रखने का हमें संदेश देते हैं, इससे हमारा जीवन सुखमय तथा आनंदमय होता है। ये तो 100% बात सही है। अगर हम प्रकृति के ख्याल नहीं रखते हैं तो प्रकृति हमारा ख्याल कैसे रखेगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेद कितने हैं, सभी का नाम लिखे। वहां पर मैंने बोला था कि वेदांग कितने, सभी का नाम लिखे, तो आपने बोला था वेदांग 6 होते हैं, 6 का नाम आप लोगों ने लिखा था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा वेद कितने, ऑलरेडी वेद 4 प्रकार के ही होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये आपके 4 प्रकार के वेद होते हैं। आप लोग याद रखना, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है क्वेश्चन और ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आपको याद दिला देता हूँ कि आप लोग गलत ना करो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षणिक शिक्षा यानी कि शैक्षणिक शिक्षा संस्कार कितने, यानी कि शैक्षणिक जो संस्कार वो कितने प्रकार के होते हैं। शैक्षणिक संस्कार को हम लोग शिक्षा संस्कार बोलते हैं। आपको पता है कि मानव जीवन में कुल 16 संस्कार होते हैं, जिसको 5 भागों में बांट दिया गया है।
शिक्षा संबंधी में 5 होते हैं, शैशव में 6 होते हैं 11, और जन्म से पहले 3 होते हैं 14 हो गया, एक विवाह के समय में, एक मृत्यु के समय में 16 हो गया, 5 प्रकार भी हो गया, तो याद रखना। ठीक है, शिक्षा संस्कार 5 होते हैं, और पहला का नाम अक्षरराम, दूसरा का नाम है उपनयन, तीसरा का वेदाराम, चौथा के शांत या मुंडन या फिर क्षौरकर्म भी बोल सकते हो, और विवाह 5वां है जिसको हम लोग समावर्तन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यह रहा आपका शिक्षा संस्कार का वर्णन और 5 प्रकार के होते हैं उसका नाम। अब देखो यहाँ पर आ गया शैशव संस्कार कितने, तो मैंने बोला था ना शैशव संस्कार कितने होते हैं, 6 होते हैं। जात कर्म, नामकरण, बाहर निकलना, अन्न ग्रहण, चूड़ाकर्म तथा कर्णवेद, ये आपका 6 प्रकार के शैशव संस्कार होते हैं। 6 का मैंने नाम भी यहाँ पर बता दिया। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछ जाएगा, एकदम दिमाग पर बैठा लेना कि सर क्या बताए थे वीडियो में, हम क्या देखे थे। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन अगर नहीं पूछेगा तो कौन क्वेश्चन पूछेगा, कोई ऐसा सन ना हो, कोई ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया है। पंडित किसे कहते हैं, यानी कि ज्ञानी किसे कहते हैं, पंडित को ज्ञानी कहते हैं। तो आप इस पंडित किसे कहते हैं इसको आप हजारों तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, इसका हजारों आंसर लिख सकते हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ उसका आंसर आप लोग यही लिखिएगा, सुख दुख लाभ हानि में एक समान रहने वाला ही पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। बस इतना टच करिएगा, पूरा 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, पूरा 2 नंबर मिलेगा। उसको क्वेश्चन को लिखने के लिए ये नहीं कहा था कि आपको 60 से 70 वर्डों में लिखना है, बस कहा था कि आपको मतलब कि 8 प्रश्नों में से किसी 16 प्रश्नों को में से किसी 8 प्रश्नों को टच करके उसको लिखिए। ठीक है, तो एक वर्ड में भी लिख सकते हो, 2 वर्ड में, लेकिन आंसर के आप लोग देखना उसका आंसर कितना हो सकता है उसका अनुसार लिखना। ठीक है, तो इसका आंसर इतना ही होता है। ठीक है, इसका वर्णन हमको नहीं करना। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है कर्ण की विशेषताओं का वर्णन करें। कर्ण की विशेषताओं का वर्णन करें, तो यहाँ पर देखो कर्ण कुंती पुत्र था, परंतु महाभारत के युद्ध में उसने कौरवों के पक्ष लड़ाई लड़ी। उसके शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडल विद्यमान थे। जब तक कवच और कुंडल शरीर से अलग नहीं हो जाता तब तक कर्ण की मृत्यु असंभव थी। देखो ये कितना मतलब इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। आपके पटना के जमीन पर, पटना का स्थल पर कौन कौन से ऐसे विद्वान विदेशी यात्री थे जो आए थे। जैसे कि विदेशी यात्री मेघास्थनी से हंसान हो गए तथा फरहान अपने यात्रा के क्रम में पटना में आए तथा अपने संस्मरण में पटना का विस्तृत वर्णन भी किया था। उन्होंने आकर पटना के बारे में कुछ बातें भी बोली थी। तो यही सब मतलब कि महान विद्वान व्यक्ति जो हमारे पटना के जन्म भूमि पर आए थे। ठीक है, और सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह के जन्म में पटना में ही हुआ था, ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, कुल की रक्षा कैसे होती है। कुल की रक्षा कैसे होती है, तो यहाँ पर आपको बताया गया उत्तर में कुल की रक्षा आचरण से होती है, इसलिए हमें पवित्र आचरण के व्यवहार सदैव करना चाहिए। ये आपका 2 नंबर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर टच करिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महिलाओं के योगदान का वर्णन करें। यानी कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिए। ये तो बात सही है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का कहना है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार कौन, महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया। इससे स्पष्ट होता है कि लेखक के विचार में महिलाओं का संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। हमको पूरा पता है ये क्वेश्चन आप नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करें याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अगला क्वेश्चन में टच करें, ये भारी है आपको लग रहा होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर के, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है, तो देखो क्यों माना जाता है। यहाँ पर उत्तर में लिखा गया है कि राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य से हमें पाटलिपुत्र के गौरव की जानकारी मिलती है। यानी कि राजशेखर की जो रचना है काव्य मीमांसा, उस काव्य मीमांसा के अनुसार हमको
पाटलिपुत्र गौरव की जानकारी मिलती है। उन्होंने लिखा है कि अपने काव्यमीमांसा में कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए जैसे कि पाणिनि, पिंगल और रुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं से ली गई थी। यही उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। देखो इसलिए तो पटना को प्राचीन केंद्रों का, शिक्षा का प्राचीन केंद्र कहा जाता है, यही कारण है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर की, शिक्षा के संबंध में पाटलिपुत्र एवं पाठ में लेखक का क्या विचार है। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया कि सरस्वती को वंशज पाटलिपुत्र में रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, वरुणरुचि आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहीं से ली गई थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही जैसा है, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद कर लेना, याद ना हो फिर भी याद करना। महामंत्री वीरेश्वर के स्वभाव का वर्णन करें। महामंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था ये आप लोग एकदम याद कर लेना। वीरेश्वर मिथिला राज के महामंत्री होते हुए भी सरल स्वभाव के थे। ये दानशील और दयावान थे। ये गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन दिया करते थे। ये आलस्य को भी दान स्वरूप अन्न वस्त्र देते थे। इस प्रकार वीरेश्वर मानवीय गुणों से युक्त मंत्री थे। यानी कि ये जो वीरेश्वर मंत्री थे ये काफ़ी मतलब कि दानशील और दयावान थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को जरूर याद करना। 18 नंबर जो अंतिम क्वेश्चन है इसको एकदम अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है। संस्कार कितने हैं वर्णन करें। देखो भारतीय संस्कार 16 है, इनके मानव जीवन में कुल 16 संस्कार पाए जाते हैं। इन 16 संस्कारों को मुख्य 5 प्रकारों में बांटा गया है। इनमें से तीन जन्म से पहले संस्कार और 6 शैशव संस्कार, 5 शिक्षा संबंधी, एक विवाह के रूप में और साथ में गृहस्थ संस्कार तथा एक मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार, जो मतलब श्राद्ध होता है ना उस समय होता है, ठीक है। तो प्रत्येक संस्कार में कई कर्मकांड निर्धारित होते हैं, लेकिन आपको उतना व्याख्या नहीं करना है। जितना पूछा गया उतना ही आप लोग व्याख्या करिएगा। इतना व्याख्या कर दीजिएगा पाँचों का, जो मतलब 16 होते हैं ना, तो 16 को किन किन भागों में बांटा गया सबका नाम लिख दीजिएगा ना, तो पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में आपको क्या करना, आपको एग्जाम में आंसर ही नहीं लिखना है, 5 से 6 वाक्य में आंसर नहीं लिखना है। तो बस आंसर लिखिए, आगे बकचोदी करने से फ़ायदा है। आप अपना 5 से 6 सेंटेंस में लिखो आंसर और फटाफट आपको नंबर आपको पाना, ठीक है, नंबर आपको पाना है। तो बस इतना याद कर लीजिएगा। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, देखो, और मैं आपको संस्कृत में अनुच्छेद दे रहा हूँ। संस्कृत में अनुच्छेद आपसे 5 पूछा जाएगा जिसमें से आपको 1 लिखना होगा, और मैं आपको 6 बताऊँगा। 6 में से 3 नहीं तो 4 एकदम पक्का रहेगा, 3 नहीं तो 4 एकदम पक्का रहेगा। मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ। अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। कभी भी वीडियो अपलोड हो सकता है क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ चुका है, ठीक है। ऑलरेडी मेरे भी पास समय नहीं है, लेकिन मैं कभी भी वीडियो अपलोड करके आपको दे सकता हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हो सके तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है।